Assalamu alaikum dear students. It's Anam Khalid, Head of Department of Chemistry from the Legend Institute of Management Sciences. You are all welcome to the online classes. आप लोगों का MSc वालों का लेक्चर जो है आज लेक्चर नंबर 14 होने जा रहा है। लेक्चर नंबर 13 में हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था एसिड बेस एक्विलिब्रिया। अगर आपको याद हो तो हमने थोड़े कॉन्सेप्ट पढ़े कि एसिड बेस एक्विलिब्रिया के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्या हो सकते हैं। हमने पहले आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर हमने लीवस कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद हमने जो है वो लॉरी ब्रांस्टर्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब हम थोड़ा आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। हम मज़ीद जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ना चाह रहे हैं कि आगे इसके क्या कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके लिए आ सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये लेक्चर लाजमी नोट करें क्योंकि ये ज़ीरो चैप्टर है आपका। ज़ीरो चैप्टर से मुराद ये है कि इस चैप्टर में आपकी बेस बनाई जाती है कि बेस इसकी जो है वो क्या है। तो इस वजह से आप इसको लाजमी साथ साथ नोट किया करें। आज हमने जो स्टार्ट करना है वो है लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। लेकिन लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट से पहले हमें एक टर्म रह गई थी हमारी, जो लॉरी ब्रांस्टर्ड एसिड से हमने पढ़नी थी, वो थोड़ी रह गई है। तो पहले हम इसको देखते हैं। एम्फीप्रोटिक स्पीशी, एम्फीप्रोटिक स्पीशी और एम्फोटेरिक स्पीशी, इसको केमिस्ट्री में एक ही समझा जाता है। लेकिन चूंकि अब आप थोड़ा हायर लेवल पर आ चुके हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ एम्फोटेरिक ही वर्ड नहीं होता बल्कि एम्फीप्रोटिक वर्ड भी होता है। एम्फी लफ्ज़ का मतलब होता है दोगला। जैसे आपने ज़ूलॉजी में या बायोलॉजी में सुना होगा एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है जो खुश्की पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो इसी तरह एम्फीप्रोटिक का मतलब ये है कि ये भी दोगले हैं, ये प्रोटॉन दे भी सकते हैं और वक्त पड़ने पर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। लिहाजा ये बेस भी हैं और ये ऑन द सेम टाइम एसिड भी हैं। तो ऐसी स्पीशी जो एक्ट करती हैं बोथ लाइक एन एसिड और बेस, जो एसिड के तौर पर भी एक्ट करती हैं और ऑन द सेम टाइम वो बेस के तौर पर भी एक्ट करती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर नॉन एज एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़। एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़ में सबसे पहली एक एग्ज़ाम्पल जो है ये HS की है, हाइड्रोजन सल्फाइड की। अब वो कहता है कि ये कभी एसिड भी बन सकता है और ये कभी बेस भी बन सकता है। अगर इसके सामने कभी बेस आ जाए तो ये एक्ट करता है एज एन एसिड। अगर इसके सामने कभी एसिड आ जाए तो ये ख़ुद क्या बन जाता है? बेस। अब हम ज़रा इसको देखते हैं कि ये कैसे अपना जो फंक्शन है ये उसको किस तरीके से बरकरार रखता है। सबसे पहले देखें, एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें HS हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, ये जो आयन है, ये एक्ट कर रहा है एज एन एसिड। इसमें बेस डालेंगे। बेस क्या है? OH नेगेटिव। जब आप इसके अंदर बेस डालेंगे, जब आप इसके अंदर बेस डालेंगे तो ये क्या करेगा? ये अपना प्रोटॉन इसको दे देगा। जब ये अपना प्रोटॉन इसको डोनेट करेगा तो ये यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज एन एसिड, क्योंकि एसिड वो होता है जो कि प्रोटॉन डोनेट कर सके। तो लिहाजा इसने क्या कर लिया? इसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया। जब ये अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा तो उसके बाद ये इसी का कॉन्जुगेट बेस बन गया S2 नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, लेकिन प्रोटॉन क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। लिहाजा ये अपने कॉन्जुगेट बेस के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब आ जाएं बेस पर। बेस ने जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो इसका मतलब ये है कि ये OH क्या है? बेस है। लेकिन जब इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद ये कोशिश करेगा कि उसी प्रोटॉन को वापस कर दे। लिहाजा जो इसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा उसको कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। तो इसके क्या पेयर बन गए? एसिड और कॉन्जुगेट बेस का पेयर, और इसी तरीके से बेस और कॉन्जुगेट एसिड का पेयर। अब हम आते हैं अगले रिएक्शन पर, जहाँ पर HS नेगेटिव जो है ये एज अ बेस अमल कर रहा है। अब होगा क्या? इसमें H3O पॉजिटिव के साथ ये रिएक्ट करेगा। H3O पॉजिटिव इसको अपना H डोनेट कर देगा।
जब H3O पॉजिटिव इसको अपना हाइड्रोजन डोनेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, HS नेगेटिव बन गया H2S, यानी हाइड्रोजन इसने एक्सेप्ट कर लिया और ख़ुद ये क्या बन गया, H3O पॉजिटिव। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, आप सब इसको ठीक कर लीजिएगा। ये जो H3O पॉजिटिव है यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था, बल्कि इसका रिएक्शन यूँ होना चाहिए कि H3O ने जब इसको दे दिया तो बाकी इसके पास क्या बच जाना चाहिए, वाटर बच जाना चाहिए। तो ये रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक इसमें हो गई है, इसकी टाइपिंग में जो है वो थोड़ी सी गलती हो गई है। अब हम देखें आगे आते हैं। एक अगली टर्म है पॉलीप्रोटिक एसिड एंड बेसिस। पॉलीप्रोटिक का मतलब ये है जिसमें 2 या 3 प्रोटॉन मौजूद हैं। तो ये डायाप्रोटिक भी हो सकते हैं जिसमें 2 प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी है। ये ट्राईप्रोटिक भी हो सकते हैं जिसमें 3 प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी है। तो पहले हम बात करते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड की। मोनोप्रोटिक सबसे पहले हमारे पास आते हैं। मोनोप्रोटिक का क्या मतलब है, जो सिंगल प्रोटॉन को डोनेट कर सकें, जैसे HCl, HNO3 और HCN। दीज 3 आर मोनोप्रोटिक एसिड। ये तीनों क्या हैं, मोनोप्रोटिक एसिड हैं। अब हम आते हैं डायप्रोटिक एसिड पे। डायप्रोटिक एसिड कौन से हैं, दैट कंटेन 2 हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन 2 हों या जब उन्हें वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाए तो वो 2 प्रोटॉन आपको डोनेट कर सकें। लाइक वी हैव H2CO3 कार्बोनिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट टर्म पे हम मूव करेंगे और वो कौन सी है, ट्राईप्रोटिक एसिड। ट्राईप्रोटिक एसिड कौन से होंगे, दैट कंटेन 3 हाइड्रोजन और when they dissolve in the water they will produce 3 हाइड्रोजन आइंस। या तो उनमें ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन हो या फिर जब उन्हें डिज़ोल्व किया जाए तो वो क्या दे सकें, आपको 3 हाइड्रोजन डोनेट कर सकें। इसी तरीके से अब हम आते हैं पॉलीप्रोटिक बेसिस पे। ऐसी बेस जिसके अंदर एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत हो वो क्या कहलाएंगी, मोनोप्रोटिक बेसिस। फॉर एग्जाम्पल वी हैव Cl एक ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, क्या ये 2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है, H2Cl बना सकता है, नो, लिहाजा ये एक ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। NO3, CN, दीज आर ऑल मोनोप्रोटिक बेसिस। डायप्रोटिक बेसिस क्या हैं, जो 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती हैं व्हेन दे डिज़ोल्व इन वाटर। इसकी एग्जांपल देखें, सल्फेट है, कार्बोनेट है, SO4 और CO3 2 नेगेटिव, ये दोनों क्या हो गई, डायप्रोटिक हो गई। ट्राईप्रोटिक पे मूव करते हैं। ट्राईप्रोटिक क्या हैं, जिनमें 3 हाइड्रोजन्स को एक्सेप्ट करने की सलाहियत हो, लाइक वी हैव PO4, ठीक है। तो ये क्या हैं, ये 3 हाइड्रोजन्स को एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो ये टर्म हमने कौन सी पढ़ी, पॉलीप्रोटिक एसिड और बेसिस की टर्म्स जो हैं वो हमने यहाँ देखें। फिर आता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस। मैंने आपको एक बात पहले समझाई थी, एसिड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, यानी जो उससे बनेगा आफ्टर डोनेटिंग द प्रोटॉन जो बनेगा वो उतना ही वीक होगा। अगर ख़ुद एसिड वीक होगा, जैसे एसिटिक एसिड है वो ख़ुद वीक होता है, तो जब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग, वो जब प्रोटॉन को डोनेट करता है एसिटेट आइंस, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होते हैं। तो इस तरीके से आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि जो एसिड ख़ुद स्ट्रॉन्ग होगा, हम क्या कहेंगे, जो एसिड ख़ुद स्ट्रॉन्ग है वो क्या है, उसका कॉन्जुगेट बेस बहुत ज़्यादा वीक है, और जो ख़ुद वीक है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ है ये एक दूसरे के इन्वर्स होती है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि लॉरी ब्रॉन्स्टेड ही हमने थोड़ा सा जो है वो ख़त्म किया है। अगला कॉन्सेप्ट है लीवस कंसेप्ट। लीवस कंसेप्ट क्या है, द स्पीशी विच कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। अब उसने प्रोटॉन की बात ही नहीं की, लीवस ने एक नया जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। उसने कहा प्रोटॉन कुछ भी नहीं होते, इलेक्ट्रॉन का अगर पेयर डोनेट करता है तो वो बेस है, अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर कोई एक्सेप्ट करता है तो वो एसिड है।
स्पीशी जो कि एक्सेप्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन का पेयर, वो क्या हैं, वो एसिड हैं। और वो स्पीशी जो डोनेट करती हैं इलेक्ट्रॉन के पेयर को, वो क्या हैं, वो बेस हैं। एग्जाम्पल देखें, हाइड्रोजन आयन, AlCl3, BF3, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हैं, ये सारे के सारे एक्ट करते हैं एज एन एसिड, ये एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं। जबकि अमोनिया, OH, Br, जिनके पास लॉन पेयर जो हैं, जिनके पास डोमिनेंट होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वो बेस कहलाते हैं। तो ये क्या हो गया, स्पीशी विच कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, वो क्या कहलाती हैं, वो बेस कहलाती हैं। ये कॉन्सेप्ट 1923 में लीवस ने जो है वो हमें प्रोवाइड किया था। अब एक इमेज आप सबको नज़र आ रहा होगा एसिड और बेस के बारे में। इस इमेज को गौर से देखें। सबसे पहले एक बात जहन में बिठा लें कि ऊपर वाले 2 ब्लॉक एसिड के हैं। एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर है। अब ये देखें, हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दिया, तो अमोनिया क्या हुआ, बेस, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो लीवस बेस होता है। तो इसने क्या बना दिया, इसका जो अडक्ट बनेगा वो यही होगा ना, अमोनिया से इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर जो हैं वो डोनेट होंगे H के पास, तो वो क्या बना देंगे, NH4 आयन बना देंगे। अब हम BF3 की बात करते हैं। BF3 में अमोनिया, BF3 का ये सिलसिला होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की बहुत शदीद कमी होती है। अमोनिया के पास लॉन पेयर फालतू पड़ा है, अमोनिया क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको दे देगा। तो अडक्ट क्या बन गया, अमोनिया और BF3। अमोनिया से आपने डायरेक्शन दिखानी है कि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, BF3 की तरफ जा रहा है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। बेस क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर होता है। जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा वो बेस है, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है। अब डोनर की बात करते हैं। लाइक वी हैव अगेन अमोनिया, बेस है, ठीक है। Ag क्या है, एसिड है। ये अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको दे देगा। अडक्ट क्या होगा, अडक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन का पेयर अमोनिया से जाएगा Ag की तरफ। इसी तरीके से SO3 में जब आप OH डालेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन डालेंगे, तो भी अडक्ट बनेगा। OH से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे किसकी तरफ, SO3 की तरफ। तो ये एक चार्ट मैंने आपको चार्ट की मदद से समझाया है कि इसकी एग्जांपल क्या हो सकती हैं। नेक्स्ट में देखें, अब फिर से एक जो है वो इमेज एक इंसर्ट किया गया है ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। यहाँ एसिड क्या है सॉरी, एसिड क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन के पेयर को, जबकि बेस क्या है, ऐसा सब्सटेंस है जो कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के क्या करता है, उनको डोनेट करता है, लेकिन वो अनशेयर्ड होने चाहिए। मतलब जैसे नाइट्रोजन पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, वो अनशेयर्ड हैं, वो किसी हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में नहीं हैं। तो BF3 का लीवर स्ट्रक्चर बनाएं। बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखें, बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3। फ्लोरीन में कितने हैं, 7। तो 1 2 3, ये 7 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। तो इस तरीके से उसने लीवर से एसिड बनाया हुआ है। बेस अमोनिया, इलेक्ट्रॉन का पेयर अमोनिया से शिफ्ट होगा B के पास। क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि बोरॉन के ज़रा आउटर मोस्ट शेल देखें, उसमें कहीं से भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, तो इसलिए वो उसके साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। नेक्स्ट देखें, लीवस कंसेप्ट भी कोई ख़ास कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे डिफ़ॉल्ट्स और डीमेरिट्स थे। सबसे पहला इसका डीमेरिट ये भी था एक कि बहुत सारे स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सलाहियत नहीं होती, लेकिन स्टिल हम उन्हें कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को जो है उनका कॉन्सेप्ट हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं दे सकता। लक्स फ्लड कंसेप्ट, इसके मुताबिक जो लक्स फ्लड है, इसके मुताबिक एसिड वो है जो ऑक्साइड आयन डोनेट कर सके। एसिड क्या है, जो ऑक्साइड आयन डोनेट करे, और बेस वो है जो उसी ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। एसिड क्या है, सॉरी, एसिड क्या होता है इसमें, जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जबकि बेस वही ऑक्साइड आयन उसे क्या कर रहा होता है, डोनेट कर रहा होता है। तो एसिड ऑक्साइड आयन का एक्सेप्टर होता है और बेस ऑक्साइड आयन का डोनर होता है। ये एसिड बेस थ्योरी जो है
ये ऑक्सीजन की बेस पर रखी गई है। जर्मन केमिस्ट था हर्मन लक्स, ठीक है, उसका नाम क्या था, हर्मन लक्स। हर्मन लक्स ने 1939 में इस थ्योरी को प्रपोज किया और इस थ्योरी को फिर एक और साइंटिस्ट था उसने इम्प्रूव किया, हैकन फ्लड ने, ठीक है, 1947 में। लिहाजा इसका नाम, उसका लक्स और इसका फ्लड, तो दोनों मिलकर क्या बन गए, लक्स फ्लड मॉडल। लक्स फ्लड मॉडल ये कहता है कि अगर कोई ऑक्साइड आयन को डोनेट करता है तो वो बेस है, अगर कोई ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है तो वो एसिड है। एग्ज़ाम्पल देखें, MgO बेस है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आती है, जब आती है तो ये बनता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। यहाँ ऑक्सीजन जो है वो डोनेट हो गया है, किसके पास चला गया, CO2 के पास, तभी CO3 बना ना, तो लिहाजा MgO क्या हुआ, इसने ऑक्साइड आयन को डोनेट किया है, तो ये क्या है, बेस है। जिसने एक्सेप्ट कर लिया वो एसिड है। नेक्स्ट पे देखें, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें SiO2 जो है वो ऐड होगा और ये क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा CaSiO3। अब एक और एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ जिसमें NO3 है, ठीक है, NO3 और H2O, ये एक्चुअली थोड़ा सा जो है ये गलत लिखा गया है, आप लोग इस एग्ज़ाम्पल को कट कर दें यहाँ से, ठीक है, इस एग्ज़ाम्पल को कट कर दें, ये अगली एग्ज़ाम्पल जो है यहाँ कोट हो गई है। फ़िलहाल आपने दो एग्ज़ाम्पल देखनी है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड किस तौर पर एक्ट कर रहे हैं, एज अ बेस एक्ट करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिका किस तौर पर एक्ट करते हैं, वो एसिड ही के तौर पर एक्ट करते हैं। प्रोडक्ट क्या बनती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम सिलिकेट। अब आता है लक्स फ्लड थ्योरी की एक छोटी सी इमेज है आगे, जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करे वो क्या है, वो एसिड है, और जो ऑक्साइड आयन को जो डोनेट करे वो क्या है, वो बेस है। अब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिका, तो ये क्या बना रहे हैं, कैल्शियम सिलिकेट। इसी तरीके से PbO प्लस SiO3, ये क्या बना रहे हैं, PbSO4। तो ये एक मज़ीद एग्ज़ाम्पल को जो है वो एलेबोरेट किया गया है। अब लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट में मज़ीद इम्प्रूवमेंट की गई और इसे एक और जो है वो कॉन्सेप्ट बनाया गया। उस कॉन्सेप्ट का नाम था यूसैनोविच कॉन्सेप्ट। यूसैनोविच कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस एक अलग अलग चीज़ें हैं। इसके मुताबिक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है बेस से, जो भी बेस से रिएक्ट करेगा उसने कहा वो एसिड है, चाहे उसमें ऑक्सीजन है, चाहे उसमें हाइड्रोजन नहीं है, चाहे जो भी है, उसमें जो भी इस बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा इसका मतलब ये है वो एसिड है। एक्सेप्ट करता है एनाइंस को या इलेक्ट्रॉन को। एसिड हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और ये फर्निश करता है कीटाइन को, यानी कीटाइंस को ये क्या कर रहा होता है, फर्निश कर रहा होता है। बेस इसका उलट है, बेस किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से, एक्सेप्ट करता है कीटाइंस को और ये फर्निश क्या करेगा, एनाइंस या इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, फर्निश करेगा। तो यूसैनोविच के मुताबिक जो बेस से रिएक्ट करेगा वो एसिड है, जो एसिड से रिएक्ट करेगा वो बेस है, जो एनाइंस को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है, जो कीटाइंस को एक्सेप्ट करेगा वो बेस है, जो एनाइंस को ख़त्म करेगा, जाहिर सी बात है जो कीटाइन को एक्सेप्ट कर रहा है वो एनाइंस को ख़त्म कर रहा है, तो वो क्या है, वो भी बेस है। नेक्स्ट इसके अंदर एक छोटी सी जो है वो इमेज है, ज़रा इसको इमेज को आप लोगों ने बहुत गौर से देखना है। इसको थोड़ा सा क्लोज़ कर लेते हैं, ये देखें। अब इसमें एक वाज़ह तौर पर एक कंसेप्ट दिया हुआ है, ज़रा आपने गौर से देखना है। आयरन Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट होता है Fe3 पॉजिटिव में और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है। Fe2 पॉजिटिव क्या है, बेस है, Fe3 पॉजिटिव क्या है, एसिड है। कैसे पता चला, जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो हमेशा एसिड होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो क्या होता है, वो बेस होता है। Fe3 पॉजिटिव जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा ये एसिड है इस थ्योरी के मुताबिक। यूसैनोविच कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर था और इसने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है।
अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को रिड्यूस करे लेकिन वो खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज हो। तो जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब है लॉस कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो ये आप लोगों की थ्योरीज़ जो थी रिगार्डिंग टू दी एसिड एंड बेसिस वो आज ख़त्म हो गई हैं। नेक्स्ट में हम टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस का जो आगे फर्दर है वो देखेंगे। तो आप सब ने इसको अच्छे से देखना है, पढ़ना है, इसको हम डिस्कशन क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।